गुड मॉर्निंग बेटा। कल मैंने पढ़ाया था कि हरिहर काका को ठाकुर महंत जी लेके गए। उन्हें बहुत सारा बात बताया और उनको जब लगा कि महंत जी का मन पिघलने लगा है, मन उनके चेहरे के हाव भाव पढ़ने लगे, तो उनको लगा कि महंत जी उनके बातों से प्रभावित होने लगे हैं। तो महंत जी नहीं, हरिहर काका महंत जी की बातों से प्रभावित होने लगे हैं। तो महंत जी ने एक सेवक को बुलाया और आदेश दिया कि साफ कमरे में पलंग पर बिस्तर लगा दो, आराम का इंतजाम करो। फिर महंत जी जितना समय लगा था उससे कम समय में भी सेवक हरिहर काका के मना करने के बावजूद सुंदर कमरे में पलंग पर जा लेटाया। महंत जी उन्हें पुजारी जी को समझा दिए थे कि हरिहर काका के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करें। हरिहर काका को महंत जी एक उद्देश्य से ले गए थे, इसलिए ठाकुर बाड़ी, क्योंकि उनका 15 बीघा जमीन ठाकुर जी के नाम आने वाला था, इसलिए ठाकुर बाड़ी में चहल पहल शुरू हो गई। इधर शाम को हरिहर काका के भाई क्या होते खलिहान से लौटते हैं। इस दुर्घटना का पता चलता है तो पत्नियों पर अपने पत्नी को खूब डांटते हैं। फिर एक जगह बैठकर चिंता मग्न हो गए हैं। कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कहता है उनसे, फिर भी उनको ये आइडिया हो जाता है, मन में विचार आ जाता है कि कैसे कैसे महंत जी क्या क्या समझाए होंगे, और इसके बावजूद भी उनका मन शंकालु और बेचैन हो जाता है। तो शाम गहराते गहराते तीनों भाई हरिहर काका को लेने ठाकुर बाड़ी पहुंचते हैं। हरिहर काका को घर चलने के लिए कहते हैं। इससे पहले हरिहर काका कुछ कहते कि महंत बीच में ही उनको बोल देते, टोक देते हैं कि आज हरिहर काका को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है, मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति रहेगी। लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले चलने की जिद करने लगते हैं। इस पर ठाकुर बाड़ी के साधु संत क्या करते हैं, समझाते हैं, या वहाँ उपस्थित गांव के लोग भी कहते हैं कि एक रात ठाकुर बाड़ी में रह जाएगा तो क्या हो जाएगा। इसलिए भाइयों को निराश होके लौटना पड़ता है। अब आज मैं चौथा भाग इसका मैं पढ़ा रही हूँ, 3 दिन से मैं पढ़ा रही हूँ चौथा भाग। रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान और व्यंजन मिले, रात में उनको खाने के लिए अनेक प्रकार के मिठाई, अनेक प्रकार के भोजन मिले, वैसे उन्होंने कभी भी नहीं खाए थे। मैंने जिस तरह का खाना उन्हें परोसा गया वैसे खाना वो कभी नहीं खाए थे। घी से टपकते मालपुए थे, रस बुनिया, लड्डू और छेने की, मैंने पनीर की सब्जी, लड्डू और बुनिया था, साथ में दही, खीर। पुजारी जी अपने हाथ से स्वयं मैंने खुद खाना परोसे थे। अब पाठ में मैंने उनको खिलाया जा रहा था, पुजारी जी खाना परोस रहे थे। पाठ में बैठे, पास में बैठे हुए महंत जी धर्म की चर्चा करके मन में शांति पहुंचा रहे थे। एक ही रात में ठाकुर बाड़ी में जो सुख, शांति और संतोष पाया वह अपने अब तक जीवन में उन्होंने नहीं। मैंने एक रात में उनको जितनी प्रसन्नता ठाकुर बाड़ी में मिली, खाना भी बहुत बढ़िया मिला, रहने का जगह भी मिला, उस तरह की प्रसन्नता अब तक मैंने अभी तक अपने जीवन में वैसा उन्हें खुशी अभी तक नहीं मिला था। इधर तीनों भाई तो बहुत बढ़िया बढ़िया खाना खाए, अच्छे अच्छे प्रवचन सुना, अच्छी अच्छी बातें सुना, तो जैसी स्थिति उन्हें मिली वैसी कभी भी नहीं मिली थी। इधर तीनों भाई रात भर नहीं सो सके। भावी आशंका, माने भविष्य में होने वाली शंका उनके मन में मंथी जा रही थी, क्योंकि हरिहर काका के नाम 15 बीघा जमीन था। वो सोच रहे थे कि महंत अगर उनसे उल्टा सीधा बोल के अगर जमीन लिखवा लेगा तो क्या होगा। 2 लाख से अधिक की संपत्ति थी, उपजाऊ जमीन थी, हाथ से निकल गई। बार बार रात भर नहीं सोए कि हाथ से निकल गई वो ज़मीन तो क्या करेंगे। सुबह तड़के मैंने बहुत जल्दी तीनों भाई पुनः मैंने फिर से ठाकुर बाड़ी पहुंच गए। हरिहर काका के वो पाँव पकड़ लिया और रोने लगे। अपनी पत्नियों के गलती के लिए हरिहर काका पाँव पकड़े। सुबह मैंने रात भर तो उनको नींद नहीं आई, सुबह सुबह ठाकुर बाड़ी पहुँच गए। अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफ़ी मांगी, तो दंड देने की बात करूँ, बड़ा पनिशमेंट देंगे। साथ ही खून के रिश्ते की माया फैलाई। मैंने खून के रिश्ते का बात करके मैंने उन्हें सेंटिमेंट में उनको ला के भावुक होके, और हरिहर काका का दिल पसीज गया, मैंने भावुक हो गए। हरिहर काका भावुक हो गए, पुनः घर वापस लौट आए। लेकिन यह क्या, लेकिन जब हरिहर काका वहाँ से ठाकुर बाड़ी से घर वापस लौटने आते हैं, इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया उन्हें सुखद आश्चर्य, मैंने अभी उनके घर में जो चेंजेस हो गया था, जो बदलाव हो गया था, उनको आश्चर्य में डाल दिया। घर के छोटे से बड़े सभी व्यक्ति उनको
सिर आँखों पर उठाने, सिर आँखों पर उठाना मैंने बहुत स्वागत आदर सत्कार करना, छोटे बड़े सभी उसको बहुत प्रेम करने लगे थे। भाइयों के पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रख, गलती के लिए मैं भाई के तीनों भाइयों की पत्नी उनके सिर पैर पे सिर रख के क्षमा याचना उनसे माफ़ी मांगा। फिर उनकी आव भगत और खातिर शुरू हुई। मैंने इतना उनको आदर सत्कार दिया जाने लगा जितना किसी एक मेहमान के आने पर भी नहीं होती है। उनकी रुचि मैंने जो उनका पसंद का था उसी अनुसार नाश्ता खाना तैयार होता। 5 महिलाएं मैंने 3 भाइयों की पत्नियां और 2 बहुएं, 3 भाई 2 बहुएं, पांचों लेडीज उनकी सेवा में लगे रहते थे। हरिहर काका आराम से, बहुत आराम से दालान में पड़े रहते। जिस किसी चीज़ की मैंने कोई भी चीज़ की उनकी इच्छा होती, जैसे ही वह आवाज़ लगाते वो चीज़ उन्हें हाजिर हो जाती, तुरंत मिल जाती। वो समझ गए थे कि सब महंत जी के चलते, मैंने महंत जी न ले जाते हमको, न इतना बात बताते, तब इन लोग को मेरे महत्व समझ में आया। तो एक चीज़ वो कहते आवा हाजिर हो जाता है। इसलिए महंत जी के प्रति मैंने इतना जो आदर सत्कार उनको मिल रहा था ना, तो महंत जी के प्रति उनके मन में श्रद्धा के भाव निरंतर मैंने लगातार बढ़ते जा रहे थे। बहुत बार ऐसा होता है बिना किसी के कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य से हुआ है। मैंने बहुत बार ऐसा होता है कुछ भी बताओ नहीं, गांव के लोग को सच्चाई पता चल जाती है। हरिहर काका के साथ जो घटना हुई उसमें यही हुआ। दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज़्यादा पैनी, मैंने जो भी घटनाएं घटती है बिना बोले ही उसकी स्थिति, उसकी हर चीज़ सबको पता चल जाती है। घटनाएं स्वयं ही बहुत कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई कहे चाहे नहीं कहे, अपने आप सबको जानकारी मिल जाती है। वही बात बोल रहे हैं, गांव के लोगों से महंत जी ने कुछ कहा न हरिहर काका के भाइयों ने, यानी कोई भी कुछ बात नहीं किया हरिहर काका के बारे में, ना महंत जी ने न उनके भाइयों ने, किसी ने गाँव के लोगों से नहीं कहा। और लेकिन गांव के लोग सच्चाई से अवगत, मैंने सच्चाई की जानकारी गांव के लोगों को हो गई। फिर तो गांव में बैठकों की बातों का जो सिलसिला, मैंने सभी लोग मिलके अपना बातचीत इस बारे में, यही चर्चा का विषय गांव में यही बन गया और उसका कोई अंत नहीं था। सारे लोग हरिहर काका उनकी ज़मीन के बारे में बातें करते रहते, हर जगह उन्हीं का प्रसंग, मैंने उन्हीं की बातें, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की चर्चा। कुछ लोग कहते कि हरिहर को अपनी ज़मीन ठाकुर का नाम लिख दें, कुछ लोग कहते थे उसमें, बहुत लोग गांव के हर लोग हर तरह की बातें, कुछ लोग कहते थे कि हरिहर काका को ठाकुर जी के नाम ज़मीन लिख देनी चाहिए। इससे उत्तम माने इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। सबसे ज़रूरी है ठाकुर जी के नाम ज़मीन लिख देना चाहिए। इससे कीर्ति भी चलेगी, मानो का यश हमेशा रहेगा, हर समय रहेगा, अमर रहेगा। मैंने इस प्रकार ठाकुर जी के नाम ज़मीन लिख देंगे तो यश उनका अमर ही रहेगा। और कुछ लोगों की मान्यता थी कि भाई का परिवार, मैंने कुछ लोग तो कहते थे कि ठाकुर जी के नाम ज़मीन लिख देनी चाहिए। गांव 2 हिस्सों में बट गया था एक्चुअली। कुछ लोग थे कि ठाकुर जी के पक्ष में ज़मीन, कुछ लोग थे कि हरिहर काका भाइयों के पक्ष में। तो कुछ लोग बोलते थे कि परिवार अपना ही होता है, अपनी जायदाद तो उन्हें देना, मैंने उन्हें ना देकर ठाकुर जी को देना अन्याय होगा। आधा लोग बट गए थे। आधा लोग कहते थे ठाकुर बाड़ी का नाम ज़मीन दे देना, कुछ लोग कहते थे कि परिवार को दे देना चाहिए, खून के रिश्ते को अपना मानना चाहिए, उन्हें जायदाद देना नहीं देना, उनके साथ अन्याय। जितनी मुंह इतनी बातें, मैंने जितना लोग उतना बात करते थे। ऐसा ज़बरदस्त मामला, मैंने इस तरह का चर्चा का विषय गांव वालों को अभी तक नहीं मिला था। इसलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे, मैंने कोई इस मामले में चुप नहीं रहता था। सब लोग अपने अपने तरीके से सब लोग उपाय ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटित हो, मैंने इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ घटना होगा। हालांकि इसी क्रम में बातें गर्माहट भरी, मैंने इसी क्रम में कोई बोलता था कि ठाकुर जी के नाम कर दो, कोई बोलता था भाइयों के नाम, दोनों पक्ष मिलकर लड़ने लगते थे। मैंने एक ज़मीन दूसरे की, लेने वाला दूसरा, दोनों पक्ष, गांव वाले 2 पक्षी हो गए थे, दोनों पक्ष लड़ने लगते थे, गर्माहट भरा माहौल हो जाता था। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में 2 वर्गों में बंटने लगे। मैंने 2 ग्रुप हो गया गांव में। कई बैठकों में दोनों वर्गों के आपस में तू मैं मैंने ऐसा होता था, कई बार मीटिंग होता था बिना मतलब का मीटिंग। इसको वो लोग मीटिंग करने के लिए ना हरिहर काका के भाई बोलते थे, ना ठाकुर जी बोलते थे, महंत जी बोलते थे, लेकिन गांव वाले खुद भी बैठ के मीटिंग करते थे, तू मैं होने लगते। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरिहर अपने हिस्से की ज़मीन ठाकुर जी के नाम लिख दे। एक वर्ग जो था गांव का, वो चाहता था कि हरिहर अपना ज़मीन ठाकुर जी के नाम लिख दे, ठाकुर बाड़ी के नाम लिख दे। इससे क्या होगा, इस इलाके की ये ठाकुर बाड़ी यहाँ की नहीं, इस इलाके की सबसे बड़ी ठाकुर बाड़ी
बल्कि पूरे राज्य में। मैंने वो लोग जो लोग ठाकुरबाड़ी में जाते थे, ठाकुरबाड़ी के व्यंजन खाते थे, ठाकुरबाड़ी का प्रसाद भगवान जी को जो भोग लगता था उनको खाने पीने को मिल जाता था, वो लोग ठाकुरबाड़ी के पक्ष में थे। वो चाहते थे कि हरिहर काका अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी को लिख दे, इससे ये ठाकुरबाड़ी इस इलाके की नहीं बल्कि राज्य की सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी हो जाएगी। दूसरी ठाकुरबाड़ी इसका मुकाबला कर नहीं पाएगी। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग हैं। माने जो बात ये बोलते थे ठाकुर जी के नाम लिखने, वो लोग धार्मिक संस्कार वाले थे, किसी न किसी रूप में वो लोग ठाकुरबाड़ी से जुड़े हुए थे। असल में किस तरह जुड़े हुए थे कि सुबह शाम जब ठाकुर जी को भोग लगता था, तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू और चटोर किस्म के, लालची किस्म के लोग थे, गांव के भूखे किस्म के लोग थे, जो लोग प्रसाद पाने के लिए वहाँ जुट जाते थे। यही वर्ग चाहता था, यानी क्योंकि उनको प्रसाद मिलता था ठाकुरबाड़ी से, खाने पीने को मिलता था, ये वो वर्ग ठाकुरबाड़ी का हिमायती था। क्योंकि उनके जो साधु संत थे उनके साथ उन लोग का प्रसाद भी जो होता था मिलता था खाने के लिए, इसीलिए वो उन लोग का वर्ग चाहता था कि हरिहर काका अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर दें। दूसरा वर्ग जो चाहता था भाइयों के नाम कर दें, वो प्रगतिशील विचार लोग थे। अब ऐसे के ज़माने उन लोग की धारणा बिल्कुल अलग थी, समझदार किस्म के लोग थे, वैसे किसान थे, लेकिन उनके यहाँ भी हरिहर काका जैसे आदमी, माने कोई ऐसा जिसकी पत्नी मर गई है, जिसके पति मर गए, उस तरह के कोई जेंट्स, लेडी, औरत, स्त्री, पुरुष उनके यहाँ भी थे। गांव का वातावरण, तो वो लोग चाह रहे थे कि हरिहर काका को अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी को नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान लोग थे। वो चाह रहे थे कि हरिहर काका जो भी करे अपने खून के रिश्ते के साथ करे, भाइयों का उसमें हिस्सा होता, भाई के परिवार को मिलना चाहिए। गांव का वातावरण इस प्रकार तनावपूर्ण हो गया और सब लोग कोई घटना घटने की प्रतीक्षा करने लगे। सब लोग को लगता था कि कुछ न कुछ होगा, कुछ न कुछ होगा। सब लोग रोज इंतजार करने लगे कि कोई न कोई घटना गांव में घटेगा। इधर भावी आशंकाओं, मैंने लग रहा था होने वाला है भविष्य में कोई न कोई मुश्किल पड़ने वाले, इसको ध्यान में रखते हुए हरिहर काका के भाइयों को लगने लगा कुछ ना कुछ होने वाला, क्योंकि गांव में इस तरह की बातें फैल रही थी। तो उनके भाई लोग उनसे निवेदन कर रहे थे कि अपनी ज़मीन, मैंने रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अपनी ज़मीन उन्हें लिख दे। उनके सिवाय उनका अपना है ही कौन, मैंने बोल रहे थे कि कौन है आप हमारे सिवाय आपका, आप अपनी ज़मीन हमको लिख दो। इसके विषय पर हरिहर काका ने एकांत में, मैंने भाई लोग जो कहने लगे थे कि ज़मीन लिख दीजिए, तो हरिहर काका एक दिन लेखक को बुलाए और एकांत में, मैंने अकेले में बहुत देर तक बात किया। अंततः और लास्ट में ये लेखक और हरिहर काका ये निष्कर्ष, ये परिणाम में पहुँचे कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी, मन जीते जी उनको अपना जायदाद किसी को लिखना ठीक नहीं है, चाहे अपना भाई ही ना हो, चाहे मंत्री का महंत। मैंने बाद में यही डिसीजन लिया हरिहर काका, जब तक जीवित हूँ किसी को ज़मीन नहीं लिखूंगा, चाहे भाई को ही लिखना पड़े या महंत को, लेकिन मैं जीते जी नहीं लिखूंगा। हमें अपने गांव और इलाके के वो लोग याद आए जिनके अपनी ज़िंदगी में भी अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारी किसी, मैंने लेखक को और हरिहर काका दोनों मिलके उन लोगों को याद किया जो अपने जीते जी अपनी जायदाद, अपनी संपत्ति को अपने वारिस को या किसी अन्य को लिख दी। उसके बाद उनका जीवन बहुत खराब हो गया था, बहुत बेकार, मैंने कुत्ते जैसा जीवन हो गया था, कोई पूछने वाला नहीं था। हरिहर काका एकदम अनपढ़ व्यक्ति थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन भाइयों का बदलाव उनको समझ में आ गया था कि भाई की पत्नियों, बहुओं का बदलाव इतना क्यों है, इतना हर बात को मेरे एक मांगने से दो हाजिर हो जाते, ये कैसे हुआ। और ये निश्चय किए, इसीलिए उन्होंने ये अपने मन में निश्चय कर लिया कि जीते जी ज़मीन को नहीं लिखेंगे, किसी को नहीं लिखेंगे। और अपने भाइयों को ये समझा दिए कि मर जाएंगे तो अपने आप मेरी ज़मीन तुम्हें ही मिल जाएगी, ज़मीन लेकर जाऊंगा नहीं, इसलिए लिखवाने के बोले कि मैं मर जाऊंगा तो ज़मीन अपने आप तुम लोग को चली जाएगी, तो ज़मीन लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, इसलिए मैं लेके नहीं जाऊंगा। इधर महंत जी भी हरिहर काका की टोह में रहने, टोह मतलब खोज, मैंने हमेशा उनका खोज करने लगे कब हरिहर काका अकेले मिले और उनसे वो बात करे। महंत जी हरिहर काका की टोह खोज में रहने, जहाँ भी एकांत में हरिहर काका मिलते वो कह उठते, एक ही बात कहते, विलम्ब न करो हरिहर, मने देरी नहीं करो, शुभ काम ने अच्छा काम में देर नहीं करना चाहिए, चलकर ठाकुर जी के नाम जमीन पाएगा, तो मैंने कि देरी मत करो।
कोई भी अच्छा काम में देर नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी के नाम ज़मीन को लिख दो, फिर पूरी ज़िंदगी ठाकुर बाड़ी में राज करो। मन ठाकुर जी के नाम ज़मीन लिख दो, पूरी ज़िंदगी ठाकुर बाड़ी में राज करो। मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा और देवलोक को बने। उन ऐसे ही उल्टा सीधा बात ठाकुर जी को हरिहर काका को समझाने लगे कि तुम अगर ज़मीन लिख देते हो और तुम मर जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग से लेने के लिए विमान आएगा। ऐसा कहीं हो सकता है? लेकिन महंत जी ऐसे उल्टे सीधे बात बनाकर कहकर किसी तरह भी हरिहर काका को अपने पक्ष में करना चाहते थे और ज़मीन लिखवाना चाहते थे। वो चाँदी इसीलिए बोल रहे हैं कि तुम ज़मीन लिख दोगे तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। इस प्रकार बेटा आज यहीं तक चौथा भाग मैंने पढ़ा दिया। कल मैं इससे आगे पढ़ाऊँगी। धन्यवाद बेटा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।